धन और बुद्धि का असली रहस्य जानिए। प्राचीन भारत के एक शांत गुरुकुल में सुबह की पहली किरणें बिखर रही थी, जहां ज्ञान की गंगा बहती थी। पक्षियों के मधुर कलरव के बीच दूर क्षितिज पर पाटलिपुत्र शहर की धुंधली हलचल दिखाई दे रही थी। आचार्य चाणक्य एक पत्थर के चबूतरे पर गंभीर मुद्रा में बैठे थे। उनकी आंखों में गहरा ज्ञान था। युवा चंद्रगुप्त अत्यंत विनम्रता और जिज्ञासा के साथ अपने गुरु के सामने बैठे उनकी बातों को सुन रहे थे। चाणक्य ने अपनी प्रभावशाली आवाज में कहा, पुत्र चंद्रगुप्त, अमीर और गरीब के बीच केवल स्वर्ण मुद्राओं का अंतर नहीं होता। उन्होंने आगे समझाया कि असली अंतर उनकी सोच और बुद्धि के स्तर में होता है, जो जीवन की दिशा तय करता है। एक दृश्य उभरता है जहां एक मजदूर कड़ी धूप में पसीना बहाकर भारी पत्थर तोड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर एक चतुर व्यापारी अपनी बुद्धि से व्यापारिक रणनीतियां बना रहा है और व्यवस्था चला रहा है। चाणक्य ने बताया कि शारीरिक मेहनत की एक सीमा होती है, लेकिन बुद्धि की क्षमता असीमित होती है। चंद्रगुप्त के मन में एक प्रश्न उठा कि यदि केवल बुद्धि ही काफी है, तो हर व्यक्ति धनवान क्यों नहीं बन पाता? चंद्रगुप्त ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, क्या केवल बुद्धि ही धन प्राप्ति के लिए पर्याप्त है? चाणक्य के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। वे चंद्रगुप्त की जिज्ञासा से प्रसन्न थे। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि यदि दुनिया की सारी संपत्ति गरीबों में बराबर बांट दी जाए, तो भी स्थिति नहीं बदलेगी। वे बोले कि कुछ वर्षों बाद फिर से कुछ लोग अमीर होंगे और कुछ गरीब, क्योंकि स्वभाव नहीं बदलता। चाणक्य ने समझाया कि धन पाने से ज्यादा उसे संभालने के लिए अनुशासन और धैर्य की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति को दिखाया गया जिसे अचानक बहुत धन मिला और उसने उसे विलासिता और शराब में उड़ा दिया। इसके विपरीत एक दूसरा व्यक्ति उसी धन से बीज खरीदकर अपना व्यापार और ज्ञान बढ़ा रहा था। अब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को जीवन के 7 महान सिद्धांतों की शिक्षा देना प्रारंभ किया। पहला सिद्धांत था अपनी बुद्धि में निवेश करना, क्योंकि ज्ञान ही सबसे बड़ी संपत्ति है। चंद्रगुप्त को अब पुरानी पांडुलिपियों को पढ़ते और गहन अध्ययन करते हुए दिखाया गया। वह विद्वानों के साथ चर्चा कर रहा था और नए कौशल सीखकर अपनी मानसिक शक्ति बढ़ा रहा था। एक साधारण बालक अब धीरे धीरे अपनी सीखने की ललक से एक कुशल रणनीतिकार में बदल रहा था। दूसरा सिद्धांत था अवसर की पहचान करना, जो हर किसी को आसानी से नहीं दिखते। पाटलिपुत्र की भीड़ भाड़ वाली गलियों में लोग अपनी छोटी समस्याओं में उलझे हुए थे। उसी भीड़ में एक बुद्धिमान व्यक्ति शांत खड़ा था, जो सबकी समस्याओं को ध्यान से सुन रहा था। उसने समझा कि लोगों की समस्याओं का समाधान ही वास्तव में एक नया व्यापारिक अवसर है। चाणक्य ने समझाया कि अवसर कभी शोर मचाकर नहीं आता, उसे सजगता से पहचानना पड़ता है। तीसरा सिद्धांत था समय का मूल्य समझना, क्योंकि समय सबसे कीमती संसाधन है। बहते हुए जल और गिरती हुई रेत की घड़ी यह दर्शा रही थी कि समय निरंतर बीत रहा है। एक व्यक्ति आलस में समय गंवा रहा था, जबकि दूसरा अनुशासन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। चाणक्य ने कहा, खोया हुआ धन वापस आ सकता है, लेकिन बीता हुआ पल कभी वापस नहीं आता। चौथा सिद्धांत था धन आने से पहले उसकी तैयारी करना और संयम सीखना। एक व्यक्ति को दिखाया गया जो अचानक अमीर हुआ और उसने महंगे रेशमी वस्त्र और आभूषण पहन लिए। लेकिन जल्द ही वह व्यक्ति फिजूल खर्ची के कारण कर्ज में डूबा और दर-दर भटकने लगा। चाणक्य अब चंद्रगुप्त को 5वें सिद्धांत के बारे में बताते हैं, संगति का गहरा प्रभाव और उसका परिणाम। चंद्रगुप्त के सामने 2 अलग समूह आते हैं, जिनमें से एक समूह केवल व्यर्थ की गपशप में व्यस्त है। दूसरा समूह उन विद्वानों का है जो राष्ट्र निर्माण, धर्म और विज्ञान की गंभीर चर्चा कर रहे हैं। चाणक्य चेतावनी देते हैं कि तुम्हारी संगति ही तुम्हारी सोच और भविष्य की दिशा तय करती है।
चंद्रगुप्त अब केवल उन लोगों के साथ बैठता है जो उसे मानसिक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाते हैं। कहानी अब एक गंभीर मोड़ लेती है और हम पाटलिपुत्र की व्यस्त गलियों में विष्णुदास से मिलते हैं। विष्णुदास एक ईमानदार अनाज व्यापारी है जिसने जीवन भर की मेहनत से अपनी पूंजी जोड़ी है। विष्णुदास ने अपनी सारी जमा पूंजी को एक मिट्टी के घड़े में बहुत सावधानी से संचित किया है। एक दिन उसका एक दूर का रिश्तेदार आता है जो बहुत दुखी और लाचार दिखाई दे रहा है। वह रिश्तेदार अपनी गरीबी और मजबूरी की एक भावुक कहानी सुनाकर विष्णुदास को प्रभावित करता है। दयालु विष्णुदास भावनाओं में बहकर अपनी सारी जीवन भर की बचत उसे उधार दे देता है। समय बीतता जाता है, महीने और साल गुजर जाते हैं, लेकिन वह रिश्तेदार कभी वापस नहीं लौटता। धीरे धीरे विष्णुदास का परिवार गंभीर आर्थिक तंगी और गरीबी के जाल में घिर जाता है। विष्णुदास के बच्चे फटे कपड़ों में नजर आते हैं और उनकी पढ़ाई पूरी तरह छूट जाती है। यह दृश्य सिखाता है कि बिना सोचे समझे भावनाओं में लिया गया निर्णय विनाशकारी हो सकता है। वापस गुरुकुल में चाणक्य इस कहानी का विश्लेषण करते हुए धन की रक्षा का महत्व समझाते हैं। चाणक्य कहते हैं, धन की रक्षा करना वास्तव में अपने परिवार और उनके भविष्य की रक्षा करना है। अब वे चंद्रगुप्त को उधार देने के 5 व्यावहारिक और सुरक्षित तरीके सिखाना शुरू करते हैं। पहला तरीका, जब कोई पैसे मांगे तो तुरंत हाँ या ना कहने के बजाय थोड़ा समय मांगे। एक व्यक्ति को दिखाया गया है जो कहता है, मैं अपना हिसाब देखकर कल बताऊंगा, जिससे नियत का पता चलता है। दूसरा तरीका, पैसे मांगने वाले से विनम्रता से पूछें कि वह पैसा वापस कैसे और कब करेगा। यदि सामने वाला केवल भावनाओं का सहारा ले रहा है और उसके पास कोई योजना नहीं है, तो पैसा वापस नहीं आएगा। तीसरा तरीका, यदि रकम बड़ी है तो लिखित प्रमाण या कोई ठोस गारंटी मांगना बिल्कुल सही है। चाणक्य समझाते हैं कि भरोसा अपनी जगह है, लेकिन एक व्यवस्थित लिखित प्रमाण सुरक्षा देता है। चौथा तरीका, अपनी आर्थिक सीमा को स्पष्ट करें और विनम्रता से अपनी स्थिति बताएं। झूठ बोलने के बजाय यह बताना कि आपका धन अभी निवेश में है अधिक सम्मानजनक और स्पष्ट होता है। पांचवां तरीका, यदि सामने वाला वास्तव में बीमार या बड़ी मुसीबत में है तो उसे दान दें। उधार देने के बजाय अपनी क्षमता अनुसार छोटा दान दें, जिसे वापस पाने की उम्मीद न रखें। इससे आप दूसरों की मदद भी कर पाएंगे और खुद को किसी बड़े आर्थिक जोखिम से बचा लेंगे। कहानी के अंतिम दृश्य में आकाश में गहरा नारंगी और सुनहरा सूर्यास्त हो रहा है। चाणक्य और चंद्रगुप्त गुरुकुल की दहलीज पर खड़े होकर अंतिम चर्चा कर रहे हैं। चाणक्य अंतिम संदेश देते हैं, समय लो, सवाल पूछो, सुरक्षा का ध्यान रखो और विनम्रता से ना कहना सीखो। चंद्रगुप्त अत्यंत श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ अपने गुरु के चरणों का स्पर्श करता है। कैमरा धीरे धीरे जूम आउट होता है और चंद्रगुप्त दृढ़ निश्चय के साथ पाटलिपुत्र की ओर बढ़ता है। आचार्य चाणक्य एक संरक्षक की तरह उसे देखते हैं और संदेश उभरता है, धन संभालने और बुद्धि मजबूत करने की सीख।